ओके, सो हमने वाईडीएसी में क्या देखा? पार्ट डिफरेंस कितना था? डी साइन थीटा विच वाज अप्रोक्सीमेटेड एज डी tan थीटा, दैट इज डी वाई बाय टी। ये हमने पार्ट डिफरेंस देखा। और हमने मैक्सिमा का कंडीशन देखा था एन लैम्डा, मिनिमम कंडीशन देखा था एन माइनस हाफ लैम्डा। ठीक है। और फ्रिंज विड्थ देखा था कि हमने फ्रिंज विड्थ क्या था? लैम्डा डी बाय टी, यही था ना फ्रिंज विड्थ। डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, हाँ, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ओके, तो ये अपना फ्रिंज विड्थ है। चलो, अब एक क्वेश्चन करते हैं। लैम्डा वन जैसे 700 नैनोमीटर है एंड लैम्डा टू इज 400 नैनोमीटर। ठीक है। whose maxima will appear nearest to CBF? बताओ किसका मैक्सिमा सबसे पहले दिखेगा? तो लैम्डा टू। लैम्डा टू का दिखेगा कि लैम्डा वन का दिखेगा? तो हम लोग ने ये क्वेश्चन पहले किया है। किया है क्या? ठीक है, तो आंसर इज लैम्डा टू बिकॉज पार्ट डिफरेंस इज एन लैम्डा इज डी वाई बाय डी। अब देखो, लैम्डा बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा, तो अगर वाई मुझे मिनिमम चाहिए तो लैम्डा भी मिनिमम चाहिए। ये आया समझ में? तो हमको ये चीज समझ में आती है कि छोटे वाले लैम्डा का मैक्सिमम मिनिमम पहले दिखेगा। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। मतलब ये लॉजिकल क्वेश्चन है, कुछ सॉल्विंग नहीं है उसमें। ये क्वेश्चन एक्चुअली जेई में भी आ चुका है। कितने लोग लेट आते हैं यार? व्हाट्सएप कॉल पे व्हाट्सएप कॉल चल रहा है, रुको जरा। क्या करें इनको, एडमिट करें ना करें? हटाओ, लेट आते हैं ये लोग। चलो, ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है। और जेई में जब एक लॉजिकल क्वेश्चन आता है, आपको पता ही है, उसका रिपीटेशन टेंडेंसी बढ़ जाती है। जेई में आ चुका है और दो तीन एग्जाम्स और में आ चुका है, इंक्लूडिंग नीट। ठीक है, तो चलो, द क्वेश्चन इज दिस। यहाँ पे आपने व्हाइट लाइट सेंड किया, क्या किया? व्हाइट लाइट। ठीक है, आपको पूछा है व्हाट्स द कलर ऑफ ओ immediate surrounding of O, immediate surrounding of O। चलो करो, सॉल्व करो। ऑप्शन ए वाइट, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी वायलेट, ऑप्शन डी सर आप ही बता दो। सी, एट ओ, ओ इज सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे अगर मैं रेड लूंगा तो रेड के लिए भी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। अगर मैं वायलेट लूंगा तो वायलेट के लिए भी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। अगर मैं येलो लूंगा तो येलो के लिए भी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। तो ओ पे तो हर कलर का सीबीएफ है। तो एट ओ मैक्सिमा ऑफ ऑल कलर्स। ठीक है, आंसर इज वाइट। सेकेंड क्वेश्चन, ओ के इमीडिएट सराउंडिंग में कौन सा कलर होगा? अगेन चार कलर, वही आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन वन व्हाइट, ऑप्शन टू रेड, ऑप्शन थ्री वायलेट, ऑप्शन डी सर आप बता दो। द करेक्ट आंसर इज रेड। रीजन देखो, नियर ओ, ठीक है, फर्स्ट मैक्सिमा होगा विल बी ऑफ वायलेट।
आपने देखा था ना अगले क्वेश्चन में, ये देखो मैक्सिमा के लिए छोटे वाले लैम्डा का मैक्सिमा सबसे पहले होता है। इसका मतलब फर्स्ट मिनिमा भी किसका होगा? वायलेट का, है ना? तो अब देखो कहानी कुछ ऐसी होगी, ये आपका CBF, ये आपका वायलेट का मैक्सिमा और ये आपका वायलेट का मैक्सिमा। मुझे एक बात बताओ, CBF भी तो वायलेट का मैक्सिमा था। अब दो वायलेट के मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा तो आएगा, है ना? तो ये हो गया फर्स्ट मिनिमा और ये किसका होगा? वायलेट का। तो जब वायलेट का मिनिमा होगा, ठीक है, तो किसके मैक्सिमा के चांसेस ज्यादा हैं? सॉरी, जब वायलेट का मिनिमा होगा तो वायलेट एब्सेंट होगा, वायलेट एब्सेंट होगा, ठीक है। तो व्हाइट लाइट में से वायलेट पार्ट हटा दो, तो VIBGYOR ये पूरा पार्ट हट जाएगा, वायलेट इंडिगो ब्लू, बिकॉज दे आर सिमिलर वेवलेंथ, ठीक है। इन वेवलेंथ का भी इंपैक्ट होगा कम और इनका कॉम्बिनेशन होगा रेड। तो इवन इफ आपका मैक्सिमा पहला वायलेट का होता है, बट द फर्स्ट कलर सीन विल बी रेड। अब इंटरेस्टिंगली जब ये एक्चुअली क्वेश्चन आया था तो जेई वालों ने आंसर दिया था रेड, और जो छोटे मोटे एग्जाम है CET वगैरह वो आंसर दे रहे थे वायलेट। सो द करेक्ट आंसर इज रेड इवन दो द मैक्सिमा ऑफ वायलेट इज सीन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। Then we'll move to the next topic. वो कुछ बस theoretical topic है, that is angular fringe width. Angular fringe width, ठीक है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ का मतलब ये मैक्सिमा और ये मैक्सिमा, इन दोनों के बीच में ये एंगल है ना थीटा, बस उसी को बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। मतलब एक फ्रिंज जो है, ये फ्रिंज विड्थ यहाँ पे ले लूं तो वो यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड करता है, ये देखो यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड करता है, आपको वही पूछा है, ठीक है। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ की चर्चा करते हैं। एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, आर्क इज W अपॉन रेडियस इज D। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था? लैम्डा कैपिटल D बाय D इंटू 1 बाय D। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा बाय D, ठीक है। वैसे कुछ खास क्वेश्चन आते नहीं है इसके ऊपर, जो फ्रिंज विड्थ का यूज है वैसे एंगुलर फ्रिंज विड्थ का भी यूज है। चलो एक क्वेश्चन बना देते हैं। फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय फर्स्ट एंड फिफ्थ मैक्सिमा ऑफ सेम साइड, ऑफ सेम साइड। चलो सॉल्व करो। चलो आपको वैल्यू दे देते हैं ताकि आपको थोड़ा इजी लगे। D is 2 मीटर, D is 0.2 mm and lambda is 100 nanometer। चलो निकालो जरा, what is the angle subtended between first and fifth maxima? चलो ये हमने देखा था लास्ट क्लास में कि ये CBF, ये फर्स्ट मैक्सिमा और ये फिफ्थ मैक्सिमा, इनके बीच में डिस्टेंस था y। याद है हमने y कैसे निकाला था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 4 टाइम्स फ्रिंज विड्थ। तो एंगल कितना हो जाएगा? 4 इंटू लैम्डा बाय D। बहुत ईजी है। तो 4 इंटू लैम्डा हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁹ अपॉन D हो जाएगा लैम्डा बाय स्मॉल d 2 इंटू 10⁻⁴। ये देखो कितना आता है 2 10⁻⁷, तो 4 2 इंटू 10⁻³ रेडियन।
ठीक है, that's how you find the answer. You can see it is very small angle. So for a small angle आप डायरेक्टली ये वाला मेथड यूज कर सकते हो. 4 फ्रिंज मतलब 4 टाइम्स लैम्डा बाय डी. हेडिंग डालो, टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस. फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस. टोटल फ्रिंजेस. क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं. गिवन दैट d is 0.05 mm, lambda is 1000 nanometer. Find total fringes seen on the screen. आपको निकालनी है टोटल फ्रिंजेस, आप कितनी देख पाओगे. ठीक है, अब देखो, मुझे पता है कि पार्ट डिफरेंस क्या होता है. पार्ट डिफरेंस क्या होता है, बोलो. डी साइन थीटा. मैं अभी सेकेंड अजम्पशन ले ही नहीं था, बिकॉज सेकेंड अजम्पशन आपको पता है ना सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, स्मॉल थीटा के लिए. वी डोंट नो इफ द थीटा इज स्मॉल और नॉट. ठीक है, हमें नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालने, थीटा बड़ा भी हो सकता है. ठीक है, तो आपको पता है कि डी साइन थीटा, अगर मैं मैक्सिमा की काउंट करूं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस आप खुद ही देखो, जो ब्राइट होगी वही तो दिखेगा आपको, है ना. डार्क तो दिखेगा नहीं आपको. डार्क इज द एब्सेंस ऑफ ब्राइटनेस. तो डी साइन थीटा इज एन लैम्डा. तो देखो साइन थीटा कितना आ जाएगा, n lambda by d, and this should be equal to less than equal to 1. तो आप देखो n is less than equal to d by lambda. चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. d कितना है, 5 into 10 to the power minus 5 upon lambda is 1000 nanometer है ना. तो 1000 10 to the power 3, 1 into 10 to the power minus 6. तो n less than equal to कितना आ गया, 50. That means टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऊपर कितनी है, 50. ये वन साइड की बात है. ठीक है, तो n is equals to 50 at one side of the screen, which implies total fringes बताओ कितनी होगी, ऊपर की तरफ 50, नीचे की तरफ कितनी होगी, सेम 50, प्लस एक होगी CBF 101 fringes. Got it? That is how you calculate total number of fringes. ठीक है, चलो my question. Given that n is equals to 2.3, case 1, case 2, n is equals to 5.8. Find total maxima and total minima fringes observed. चलो सोच के बताओ. अभी हमने थोड़ी देर पहले n equal to 50 को सॉल्व किया. मैंने सोच के बताओ व्हाट विल बी द आंसर. चलो चर्चा करते हैं n की. n मेरा क्या था, मैक्सिमा का काउंट था ना. तो यानी n का वैल्यू 2.3 आ गया. इसका मतलब देखो, ये CBF, ये n equal to 1, ये n equal to 2, n equal to 3 तो है ही नहीं. तो यहाँ पे भी n equal to 1 आएगा, यहाँ पे भी n equal to 2 आएगा. तो बताओ मैक्सिमा कितना आ गया, 1 2 3 4 और CBF 5. मिनिमा की चर्चा करते हैं. यहाँ पे दोनों के बीच में 1 1,
यहाँ पे बीच में 1 1 कितना हो गया 4। अब 2.3 पे खत्म हो गया ना। अगर 2.5 पे होता तो मैं बोल सकता था कि n इक्वल टू 3 के बीच में होगा n इक्वल टू 2.5। क्या 2.5 जा रहा है मेरा? नहीं जा रहा है मेरा, तो 2.3 पे खत्म हो रहा है। दैट मीन्स मिनिमा कौन कौन सा होगा? 0.5, 1.5, ऐसे दो है और उसको मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि आंसर इज 4। कैसे? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये तो आएगा ही नहीं बिकॉज उसमें n इक्वल टू 2.5। ठीक है, चलो जिसको नहीं आया था अब समझ में आ गया। अब सेकंड केस खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। बिल्कुल ऐसे ही आपको फिगर बनाना है। ये आपने डी बना दिया, सॉरी ओ बना दिया, सी बी है। ट्राई करो एंड गिव मी द आंसर। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। लेट्स से दिस इज माय CBF। CBF में n इक्वल टू कितना होता है? कौन सा मैक्सिमा है? 0th मैक्सिमा। ये मैक्सिमा n इक्वल टू 1 का, ये मैक्सिमा n इक्वल टू 2 का, ये मैक्सिमा n इक्वल टू 3 का, ये मैक्सिमा n इक्वल टू 4 का, और ये मैक्सिमा n इक्वल टू 5 का। लेकिन अपना n कहाँ तक जा रहा है? देखो 5.8 तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर कहीं पे n इक्वल टू 6 वाला मैक्सिमा होगा। लेकिन हम लोग कहाँ पे खत्म हो रहे हैं? वी आर स्टॉपिंग एट n इक्वल टू 5.8। ठीक है, चलो अब मिनिमा पता लगाते हैं। ये पहला मिनिमा कौन सा होगा? n इक्वल टू 0.5। ये दूसरा मिनिमा n इक्वल टू 1.5। ये तीसरा मिनिमा n इक्वल टू 2.5। ये चौथा मिनिमा n इक्वल टू 3.5। ये पांचवा मिनिमा n इक्वल टू 4.5। ये छठा मिनिमा n इक्वल टू 5.5। और इसके बाद आएगा n इक्वल टू 6.5। हमारे केस में कौन कौन से एप्लीकेबल होंगे? 0.5 होगा, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5। क्या 5.5 होगा? बिल्कुल, बिकॉज अपना अपर लिमिट क्या है? 5.8। तो कितने मिनिमा हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऊपर 6 तो नीचे भी 6। तो मिनिमा कितना हो गया? 6 + 6 12। और मैक्सिमा कितना हो गया? मैक्सिमा देखो 1, 2, 3, 4, 5। 5 ऊपर, 5 नीचे, और एक CBF 11। आया समझ में? So this is how you calculate number of maxima and number of minima for a given n. हो गया? सबसे पहले तो ये बताओ, यहाँ से ये वाला y कितना हो जाएगा? ये पूरा अपना है d, तो y हो जाएगा मेरा d/2। यानी हमको इतना पता चल गया कि d/2 पे क्या आ रहा है? मैक्सिमा। और नीचे भी d/2 पे मैक्सिमा ही आएगा। ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस इज n लैम्डा इज dy by t। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू d/d इंटू y का वैल्यू डाल दो, d/2 इंटू 1/n। लैम्डा आ जाएगा d²/2n कैपिटल D। अब n इक्वल टू 1 पे क्या आएगा? d²/2d। n इक्वल टू पे आ जाएगा d²/4d। n इक्वल टू 3 पे आएगा, एंड सो ऑन। These are the possible values of wavelength, possible if you want to have a maxima right in front of the slits। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो। हेडिंग डालेंगे ऑब्लिक इंसिडेंस। ऑब्लिक इंसिडेंस ये ऐसी कहानी है
जब वाइड लाइट पे हमारी जो स्ट्रेट रेज आ रही थी ना, अब वो स्ट्रेट नहीं आएंगी, दे विल कम ऑब्लिक। ऑब्लिक मतलब कुछ ऐसी कहानी होगी, देखो। हाँ, या तो ऐसे आ सकती है, या ऐसे आ सकती है। कैसे भी इंसिडेंट हो सकता है, लेकिन जो भी हो, इसके बाद तो कहानी हमारी वही होगी, डी साइन थीटा। ठीक है, जबकि ये मेरा थीटा है। अगेन ध्यान रहे, मैंने पार्ट डिफरेंस को डी साइन थीटा लिया है, मैंने डी वाई बाई डी नहीं लिया। अगेन सेम रीजन कि मुझे नहीं पता थीटा स्मॉल होगा कि लार्ज होगा। ठीक है, तो बहुत ही आपको केयरफुल रहना है कब आपको डी साइन थीटा यूज करना है, कब डी वाई बाई डी यूज करना है। ठीक है, चलो अब ऐसे केस में क्या हो रहा है। अच्छा, इसको हाउ डू वी क्रिएट दिस। हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि यार यू नीड अ सेम सोर्स, यहाँ पे सोर्स एक ही होता है, तभी आपके दो स्लिट्स बनते हैं, करेक्ट। हाउ विल यू क्रिएट ऑब्लिक इंसिडेंस विद सेम सोर्स। सिंपल तरीका है, आप क्या करते हैं, ये एक सोर्स ले लेते हैं और उसके बाद एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। इट प्रोड्यूस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, दैट्स हाउ यू क्रिएट ऑब्लिक इंसिडेंस। अब ऑब्लिक इंसिडेंस दो टाइप का है। अब यहाँ पे देखो, पहला टाइप है आपका ये ब्लू कलर नीचे से आ रहा है, और दूसरा टाइप का आपका है रेड कलर जो ऊपर से आ रहा है। तो अभी दोनों का केसेस लेते हैं। केस वन, ब्लू कलर का केस। ठीक है, ब्लू वाले केस में आप देखोगे मान लेते हैं ये जो है ना, ये एंगल अल्फा बना रहा है प्रति हॉरिजॉन्टल। तो आप देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो गया, हो जाएगा डी साइन अल्फा। और उसके बाद जो पार्ट डिफरेंस है वो तो है ही, उसके बाद जो पार्ट डिफरेंस है वो तो है ही। पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, डी साइन थीटा एट एन एंगल थीटा। तो अब यहाँ पे दो कहानी बनती है, एक होती है स्क्रीन के ऊपर, एक होगा स्क्रीन के नीचे। स्क्रीन के ऊपर चेक करो तो देखो नेट पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा। पार्ट डिफरेंस इन केस वन मतलब बिफोर, और पार्ट डिफरेंस आफ्टर। तो चलो ऊपर वाले केस में देखो, बिफोर में कौन फर्स्ट सेकंड, जब बिफोर द स्लिट्स कौन सी रे ज्यादा चल रही है, रे वन। तो मैं सीधा एक्स्ट्रा पाथ लिखूंगा, एक्स्ट्रा पाथ बाय रे वन इज डी साइन अल्फा। और आफ्टर द स्लिट्स कौन ज्यादा चल रहा है, देखो यहाँ पे रे टू ज्यादा चल रहा है, तो रे वन में से रे टू माइनस किया जाता है डी साइन थीटा, और उसका मॉड लिया जाता है। ठीक है, विच एवर इज पॉजिटिव। ये हो गया ऊपर वाले केस में। अगर मैं नीचे लेता हूं, आपको दिख रहा है, अगर मैं एक पाथ एक पॉइंट नीचे लेता हूं, तो इंटरेस्टिंगली अब भी ये वाला फर्स्ट ही एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो आपका पार्ट एक्स्ट्रा पाथ कितना आ जाएगा, फर्स्ट ने पहले कितना ट्रेवल किया, डी साइन अल्फा। आफ्टर कितना ट्रेवल किया, इसी ने ट्रेवल कर दिया प्लस डी साइन थीटा। तो आपका पार्ट डिफरेंस डिपेंड करेगा कि कौन से डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, दिस इज व्हेन देयर इज ऑब्लिक इंसिडेंस नीचे से। तो अगर मैं ऑब्लिक इंसिडेंस ऊपर से करूं, यानी अब मैं रेड यूज करूंगा, याद है ना ऊपर से रेड आ रहा था, अगर मैं रेड यूज करूंगा तो कौन एक्स्ट्रा चलेगा पहले, देखो रे टू। चलो एक काम करते उसको अलग डायग्राम बना के आपको बताता हूँ।
ये आया समझ में सबको? पहले ये बताओ, इसको नोट डाउन करो, फिर अपन दूसरा वाला डायग्राम सॉल्व करते हैं, फिर अपन दूसरे केस भी लेते हैं। ठीक है, चलो सेकंड वाला केस करते हैं। अब रेड रेज आ रही है, तो पहले मैं आपका YDS सेटअप बना देता हूँ। जब मेरी रेड रेज आ रही है, एक इधर आएगी और एक इधर आएगी, उसके बाद कहानी बिल्कुल वैसी है। ऑप्शन 1 ऊपर की तरफ, ऑप्शन 2 नीचे की तरफ। ठीक है, तो अब चलो चर्चा करते हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। पहले मैं ऊपर की तरफ वाला ले रहा हूँ। अब देखो ऊपर जाते टाइम, अच्छा, अगेन पार्ट डिफरेंस क्या होता है? पार्ट डिफरेंस इज पार्ट डिफरेंस बिफोर द स्लिट एंड पार्ट डिफरेंस आफ्टर द स्लिट। ये समझ में आ रहा है ना? तो आपको ये दोनों पार्ट डिफरेंस लेने पड़ेंगे। चलो, बिफोर द स्लिट पार्ट डिफरेंस कौन ज्यादा चल रहा है? रे 2 ज्यादा चल रहा है। और आफ्टर द स्लिट भी कौन ज्यादा चल रहा है? रे 2, है ना? मैंने अगेन मान लिया ये कौन सा एंगल है? अल्फा। और ये कौन सा एंगल है? थीटा। तो पार्ट डिफरेंस इज डी साइन अल्फा प्लस डी साइन थीटा। लेकिन जब मैं नीचे जा रहा हूं, आप ध्यान से देखो, बिफोर में तो अभी भी यही एक्स्ट्रा पाथ चल रहा है, यानी कि ये फैक्टर एज इट इज आ जाएगा डी साइन अल्फा। लेकिन आफ्टर में कौन ज्यादा चल रहा है? देखो, आफ्टर में ये वाला पाथ ज्यादा चला जा रहा है। कौन ज्यादा चल रहा है? रे 1 ज्यादा चल रहा है। तो ये रे 2 ने ज्यादा चला था, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा रे 1 का, और इसका ले लिया जाएगा मॉड। ठीक है, दिस इज व्हेन देयर इज ऑब्लिक इंसिडेंस। बस उसके बाद वही कहानी दोबारा दोहरानी है आपको। डेल्टा पी इज इक्वल टू एन लैम्डा फॉर मैक्सिमा, एंड दैट इज एन माइनस हाफ लैम्डा फॉर मिनिमा। यही डेल्टा पी फॉर्मूला बिल्कुल यही है। आप देख सकते हो कई सारे केसेस बन सकते हैं, तो आपको 2 इंसिडेंट एंगल दिए होने चाहिए। और इसमें अगर क्वेश्चन आता भी है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला एप्लीकेशन ही आता है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज इंसिडेंट रेस at -30 degree, find लोकेशन ऑफ पहला CBF, दूसरा फर्स्ट मैक्सिमा, नहीं, फर्स्ट मैक्सिमा नहीं, शिफ्ट ऑफ द फ्रिंज, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड। चलो ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करो पहले। नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड और CBF। आप वही स्टैंडर्ड टर्म्स मान के चल सकते हो। आपका D है 2 मीटर, और D है 0.2 mm। लैम्डा भी ले लो, लैम्डा इज 100 नैनोमीटर। चलो ना, ये -30 पे आ रहा है। सबसे पहले ये बताओ 30 डिग्री मतलब क्या होता है? 5/6। इस थीटा स्मॉल, क्या मैं थीटा का स्मॉल एजम्पशन ले सकता हूँ? नो नहीं नो, सर। आई कैनॉट टेक थीटा स्मॉल। तो मुझे पता है कि मेरा पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा। और -30 का मतलब है नीचे से आ रहा है। ठीक है,
इनफैक्ट इसको +30 करो, सॉरी +30 का मतलब, क्योंकि ये ऊपर की तरफ एंगल बना रहा है, +30 ऐसे आ रहा है। चलो, अब मेरा कॉमन सेंस क्या बोलता है कि देखो ऐसा है, अगर इन रेस को पैरेलल लेके चला जाऊं ना मैं, तो यहाँ पे आपका CBF बनेगा। ये आया कि नहीं समझ में? रेस को मैंने पैरेलल ही एक्सटेंड कर दिया एकदम आगे तक, तो आप देख लो कहीं भी पार्ट डिफरेंस क्रिएट हुआ ही नहीं। जितना यहाँ पे पार्ट डिफरेंस रे 1 को आया, उतना ही रे 2 को भी यहाँ पे पार्ट डिफरेंस आ गया। ये तो हो गया लॉजिकल तरीका। अगर फॉर्मूला तरीका जानना चाहता हूँ, तो व्हेन डी साइन अल्फा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, देन पार्ट डिफरेंस इज 0, है ना? क्योंकि पार्ट डिफरेंस क्या था, डी साइन अल्फा माइनस डी साइन थीटा। देख लो यहाँ पे, जब वो नीचे से जा रहा है, पार्ट डिफरेंस क्या है, ऊपर की तरफ, डी साइन अल्फा माइनस डी साइन थीटा। तो इसका मतलब जब अल्फा इक्वल टू थीटा होगा, तो आपका CBF बनेगा। तो सीधी सी बात है, एंगल आ गया 30 डिग्री। अब एंगल 30 डिग्री आ गया, अपने को निकालना है लोकेशन। ये 2 मीटर है, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री है, आपको y निकालना है। क्या y निकाला जा सकता है? tan 30 इज इक्वल टू y/2, y इज इक्वल टू 2/√3, और ये आंसर आएगा मीटर, 2/√3 मीटर। Is it a small distance or large distance? Large. It's a very large distance. बहुत बड़ा डिस्टेंस है। देखो अपने ये देखो d कितना छोटा है, mm में है, लैम्डा कितना छोटा है, nm में है, लेकिन ये CBF बहुत ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब एक थॉट है ना, अगर ये रेस पैरेलल आती तो मेरा CBF यहाँ पे होता, ठीक है। बट अब ये रेस पैरेलल तो है नहीं, तो CBF मेरा कहाँ, ऊपर शिफ्ट हो गया, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो अगर वो नहीं होता तो यहाँ पे ऐसे फ्रिंजेस होती, करेक्ट। मेरा सवाल ये है कि कितनी फ्रिंजेस के ऊपर पहुंच गया, यानी हाउ मेनी फ्रिंजेस शिफ्टेड। ये CBF यहाँ से ऊपर पहुंच गया ना, तो कितनी फ्रिंज को कूदा उसने, हाउ मेनी फ्रिंजेस क्रॉस्ड। सो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, क्या मैं बहुत सिंपल तरीके से बोल दूं, y डिस्टेंस अपॉन एक फ्रिंज का 1, y डिस्टेंस अपॉन 1 फ्रिंज गैप, ठीक है। ये देखो कितना आएगा y डिस्टेंस, 2/√3 अपॉन 1 फ्रिंज गैप इज w। चलो मुझे निकाल के तो कितने फ्रिंजेस हुए हैं। हेलो, ओके, एडेड इन द लिस्ट। नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड क्या होगा, आया समझ में? कि यहाँ से अगर मेरा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहाँ तक पहुंचा तो कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हो गई, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन द डिस्टेंस ऑफ 1 फ्रिंज। और W का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा कैपिटल D बाय D। तो ये आएगा 2/√3 इंटू D बाय लैम्डा D, दैट इज 2/√3 इंटू D कितना है, 0.2 mm, यानी 2 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन लैम्डा कितना है 100 nm, यानी 10⁻⁻7 इंटू कैपिटल D कितना है 2 मीटर, 2 मीटर। So 2 goes away
2/√3 इंटू 10⁻⁴ इतनी सारी नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं जो शिफ्ट हो गई। आया समझ में? These are the number of fringes shifted. चलो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। We'll do some questions on intensity. Questions on intensity. In the wave optics, मैंने day 1 को ही कहा था, we are worried about the part difference, we are worried about the phase difference, we are worried about the amplitude, or we are worried about the intensity or brightness. What are we worried about in the wave optics? We are worried about intensity. ठीक है, तो इंटेंसिटी पे क्वेश्चन हमने किया था, इंटेंसिटी का डेरिवेशन भी हमने किया था। We have found that the intensity is represented as 4I0 cos square delta phi by 2. एक तो ये फॉर्मूला था। This was provided S1 and S2 both have intensity I0. ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस क्या था? Imax is √I1 plus √I2 whole square and I minimum is √I1 minus √I2 whole square. This was the case when I1 and I2 are different from the different sources. और general intensity क्या था? √I1 plus √I2 plus 2 √I1 I2 cos delta phi. ठीक है, फिर हमने देखा था delta phi is 2 pi by lambda times delta x, where delta x is a path difference. हमने एक और चीज देखी थी, यही फॉर्मूला बन सकता है a square is a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi. ठीक है, इनफैक्ट ये √I1 नहीं होगा, सिंपल I1 होगा। This is I1 plus I2 plus 2 √I1 I2 because I is proportional to a square. ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हम डिराइव कर चुके हैं 2 लेक्चर्स के पहले, आई थिंक इन लास्ट लेक्चर ओनली। चलो इस पे अब करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन है S1 and S2 have same intensity I0. ठीक है, find first maximum intensity, 2 minimum intensity, 3 I is equals to 2 I0, find the positions. चलो सॉल्व करो। आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालनी है, मिनिमम इंटेंसिटी निकालनी है और वैसे पोजीशन निकालनी है जब I is equals to 2 I0 हो। 2 I0 ये पूरा अलग से लिख देते हैं, थर्ड पार्ट, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। थर्ड पार्ट, फाइंड द पोजीशंस where intensity is 2 I0. The formula to be used is I is 4 I0 cos square delta phi by 2. इजी है। I मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 4 I0। I मिनिमम कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब आपको निकालना है पोजीशंस वेयर I is equals to 2 I0।
I is equals to 2 I naught, that is equals to 4 I naught cos square delta phi by 2. ठीक है, चलो 2 आ गया. 1 by root 2 is plus minus 1 by root 2 is cos delta phi by 2. ठीक है, अब देखो प्लस माइनस 1 by root 2 is cos delta phi by 2. ये कहाँ कहाँ पे आएगा? तो delta phi by 2 is cos inverse 1 by root 2 and cos inverse minus 1 by root 2. तो delta phi by 2 cos inverse 1 by root 2 कब होता है? cos positive 1 by root 2. pi by 4 cos का ग्राफ बनाया, ये 1 by root 2, ये pi by 2, तो pi सॉरी ये pi by 4, तो ये pi plus pi by 4, pi plus pi by 4. और कहाँ पे आएगा? चलो नाउ दिस इज 1 by root 2. कहाँ कहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है? ये मेरा क्या हो जाएगा? pi by 4. ये मेरा कितना हो गया? pi. ये 3 pi by 2. am I correct? हाँ, तो ये हो जाएगा 3 pi by 2 plus pi by 4. ये मेरा क्या है? 3 pi by 2 plus pi by 2 plus pi कितना हो जाएगा? 5 pi by 2 minus pi by 4. तो 5 pi by 2 minus pi by 4. ये सारी वैल्यूज है. तो पहला कौन सा है? pi by 4. दूसरा कौन सा है? 3 pi by 2 plus pi by 4. तीसरा कौन सा है? 5 pi by 2 minus pi by 4. तो चौथा बता सकते हैं क्या? चौथा कहाँ आएगा? दिस इज 2 pi 2 pi 2 pi minus pi by 4. 2 pi minus pi by 4. ठीक है, इसको भी अपन ले सकते हैं. सॉरी, इसको भी अपन क्या ले सकते हैं? ये वाला पॉइंट 2 pi minus pi by 4 है ना. 2 pi minus pi by 4. उसके बाद 2 pi plus pi by 4. ये यहाँ पे वापस आ जाएगा. तो सब कोई जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्या? आपने देखा था साइन का ग्राफ कहाँ से चालू होता है? साइन का ग्राफ 0 से चालू होता है, यहाँ से. ठीक है, कॉस यहाँ से चालू होता है साइन का ग्राफ. कॉस उसे थोड़ा आगे होता है, पाई बाई 2 आगे होता है. इसीलिए हम कहते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा. आया समझ में? इसीलिए हम ये बोल पाते हैं. अब देखो, मुझे कोई भी फाइंड आउट करना. देखो सबसे पहले तो ये मेरा 0 डिग्री, 0 डिग्री. ये है मेरा पाई बाई 2, ये है मेरा पाई, ये है मेरा 3 पाई बाई 2. ठीक है, और ये मेरा है 2 पाई. और आप देखो ये कहानी रिपीट होती जाती है. ठीक है, मुझे कोई भी वैल्यू निकालनी है. जैसे मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ. 1 बाई रूट 2, ये हो गया प्लस 1 बाई रूट 2. सॉरी, ये मेरा प्लस 1 बाई रूट 2 हो गया. और ये मेरा माइनस 1 बाई रूट 2 हो गया. ये हो गया प्लस 1 बाई रूट 2, ये हो गया माइनस 1 बाई रूट 2. ठीक है, तो अब मुझे वैल्यूज निकालनी है कि प्लस 1 बाई रूट 2 कब कब होता है और माइनस 1 बाई रूट 2 कब कब होता है. तो मैंने आइडेंटिफाई कर दिया कि देखो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे सब जगह प्लस 1 बाई रूट 2 हो रहा है वैल्यू, कॉस का वैल्यू. और ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पे सब जगह क्या हो रहा है? माइनस 1 बाय रूट 2. एक्स एक्सिस पे कौन है? एक्स एक्सिस पे एंगल है. ठीक है, ये एंगल कौन सा होगा? पाई बाय 4. अब ये डिस्टेंस को पकड़ के चलो. ये डिस्टेंस कितना है? पाई बाय 4 डिस्टेंस. और ये भी डिस्टेंस कितना है? पाई बाय 4.
यानी वापस कब आना चाहिए, π/4। और बाय सिमेट्री ये भी कितना होना चाहिए, π/4। 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 बाय सिमेट्री भी कितना होना चाहिए, π/4। ठीक है, तो हमको पता है लूप के क्लोजर से π/4 का गैप लेना है। ठीक है, तो 1 ये हो गया पहला π/4 पे। ये कब होगा, देखो ये 2π है, अगर ये π/4 है, अगर ये π/4 है तो ये भी तो π/4 ही होगा। तो ये वैल्यू है 2π में से π/4 हटाने का, कितना हो जाएगा, 8 - 1 7 π/4। ठीक है, अब देखो 2π के बाद π/4 फिर हो जाएगा 2π + π/4, और ये वापस क्या हो जाएगा, 4π - π/4। तो 1/√2 की वैल्यू तो मुझे फट 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 मिल गई। 2nπ ± π/4, यह है समझ में, वेयर n = 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। कैसे, n = 0 डाल के देखो, एक हो गया π/4 और एक हो गया -π/4 भी तो है पीछे की तरफ π/4 जाने के लिए। ठीक है, और दूसरी बार कब है, 2π - π/4। देखो ये मेरा 2π है, 2π - π/4 एंड 2π + π/4। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ -1/√2 कब होता है। आप खुद बताओ -1/√2 कब होगा। देखो π/2 से आगे गया π/4 और 3π/2 से पीछे आया, यानी कि 2n + 1 π/2 ± π/4, where again n = 0 1 2 and so on। चलो n की वैल्यू डालो 0, 0 डालते क्या हो जाएगा, π/2 + π/4। ठीक है, एक मिनट, -π/2 - π, नहीं सॉरी माइनस नहीं होगा क्योंकि पीछे की तरफ नहीं हो रहा है। देखो वी आर π/2 से हमेशा आगे गए और 3π/2 से पीछे आ रहे हैं, तो π/2 + π/4 हो रहा है और 3π/2 - π/4 हो रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो π/2 - π/4 कैसे होगा, नहीं होगा। इसको कैसे करेंगे, इनफैक्ट इसको पाई से करो, यहाँ से π/4, यहाँ से π/4, उसके बाद ये 3π हो गया, 3π के भी इधर π/4 इधर π/4। तो रादर देन गेटिंग इनटू दिस फॉर्मेट, आप दूसरे तरीके से उसको एक्सप्लेन करो। आप उसको ऐसे एक्सप्लेन करो कि 2n + 1π ± π/4 n = 0 1 2 and so on। आप सब्स्टिट्यूट करके देखो, n = जैसे ही मैंने 0 डाला, π + π/4, π + π/4, एक मिनट, π + π/4 आगे और π - π/4 पीछे, फिर n = 1 डाला तो 3π + π/4, देखो 3π + π/4 और 3π - π/4, तो मेरे पास ये पैटर्न मिल गया। नाउ इन सारे फेज डिफरेंस पे अपने पास इंटेंसिटी होगी कितना, 1/2। एक बार इसको नोट डाउन करो और फिर ये क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं दोबारा। प्लीज नोट दिस कॉस्ट ग्राफ। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, कॉस्ट का ग्राफ आते ही बच्चे काफी पैनिक कर जाते हैं, तो अब देखो उसको समझने का दूसरा तरीका। इट्स लाइक ये मेरा YDSE है, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है 4I0, फिर कहीं पे मैक्सिमम आएगा 4I0, फिर कहीं पे मैक्सिमम आएगा 4I0, इसके बीच में हो रहा है 0। ठीक है,
यहाँ पे हो रहा है 0, यहाँ 0 हो रहा है, यहाँ 0 हो रहा है, यहाँ 0 हो रहा है, और वापस से यहाँ पे कहीं पे आएगा 4i0. So you can actually have a graphical understanding in this format. ठीक है, so at these maxima we have a maximum intensity, और ये इंटेंसिटी कितना है 4i0. इसका आधा इंटेंसिटी कितना हो जाएगा 2i0. ठीक है, तो अब 2i0 देखना चाहूं, सो बिटवीन टू मिनिमा एंड वन मैक्सिमा 2 बार ये पोजिशन ऑफ 2i0 आ रही है, ये पोजिशन ऑफ 2i0, ये पोजिशन ऑफ 2i0. ठीक है, और सेंट्रल मैक्सिमा के अराउंड भी देखूं तो भी 2 बार आ रहा है 2i0 2i0. सो बिटवीन टू मैक्सिमा ये है, बिटवीन टू मैक्सिमा आपको 2 बार मिल रहा है. बिटवीन टू मिनिमा भी आपको 2 बार मिल रहा है, पोजिशन ऑफ 2 टाइम्स इंटेंसिटी. ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, लेट अस टेक द फर्स्ट केसेस, यानी सेंट्रल मैक्सिमा के अराउंड वाला. चलो, सेंट्रल मैक्सिमा मुझे पता है यहाँ पे फेज डिफरेंस है 0, यहाँ पे फेज डिफरेंस है 2 पाई, यहाँ पे फेज डिफरेंस है पाई, यहाँ पे फेज डिफरेंस है -पाई. ठीक है, तो इससे ऊपर जाने के लिए 1/√2, नीचे आने के लिए -1/√2. तो चलो सॉल्व करते हैं. अपना केस था cos डेल्टा फाई बाई 2 इज +-1/√2. ठीक है, तो अपन पहले +1/√2 लेते हैं, तो डेल्टा फाई बाई 2 इज +π/4 एंड -π/4. ठीक है, इन दो जगह पे नियरेस्ट ऊपर की तरफ π/4 और नीचे की तरफ π/4 आ जाए, यानी ऊपर की तरफ π/4 फेज डिफरेंस किया, नीचे की तरफ भी π/4 फेज डिफरेंस किया, तो डेल्टा फाई आ जाएगा आपका π/2, डेल्टा फाई आ जाएगा -π/2. अब पाथ डिफरेंस निकालते हैं, डेल्टा पी इज 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, सॉरी इंटू फेज डिफरेंस, सॉरी डेल्टा पी पाथ डिफरेंस की चर्चा कर रहे हैं ना, तो डेल्टा पी आ जाएगा आपका पाथ डिफरेंस इज λ/2 टाइम्स फेज डिफरेंस. ठीक है, तो पाथ डिफरेंस आएगा λ/2 पाई इंटू π/2. यहाँ पे आ जाएगा पाई से पाई कैंसिल, λ/4. यहाँ पे पाथ डिफरेंस आ जाएगा -λ/4. ठीक है, ये पहला पॉइंट है जब आपको ऊपर जाते हुए 2i0 मिलेगा. ये पहला पॉइंट है जब आपको नीचे आते हुए 2i0 मिलेगा, पाथ डिफरेंस λ/4. ठीक है, अब अगर पाथ डिफरेंस λ/4 है तो उसका y पोजीशन निकालो जरा. पाथ डिफरेंस क्या था dy बाय कैपिटल D एंड विच इज इक्वल टू λ/4. तो आपका y कितना आ जाएगा λ/d/4d. ये आपका y वैल्यू है λ/d/4d. ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी आपका y वैल्यू इतना ही आएगा, y वैल्यू आ जाएगा -λ/d/4d. इसका मतलब ये है नीचे की तरफ और ये है ऊपर की तरफ. सो व्हाट वाज माय स्टेप 1? मेरा स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले आपको फेज डिफरेंस निकालना है. स्टेप 2 करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस निकालना है, और फिर स्टेप नंबर 3 फाइंड y वैल्यू. ठीक है, चलो अब कलर नोट डाउन. देखो, क्वेश्चन इज
find first and second position where intensity is I naught, given that I1 equal to I2 equal to I naught and I max is equals to 4 I naught. समझ में आया क्वेश्चन? मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी है? 4 I naught. आपको पूछा कितना है? I naught. यानी जब मैं CBF से ऊपर जाऊंगा तो कौन सी दो जगह पे आपको फर्स्ट और सेकंड, वो दो कौन सी पोजीशन थे जहाँ पे आपको I इज इक्वल टू I नॉट मिलेगा? अगेन इंटेंसिटी से मैं क्या निकालने की कोशिश करूंगा? फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस से क्या निकालने की कोशिश करूंगा? पार्ट डिफरेंस. पार्ट डिफरेंस से मैं क्या निकालूंगा? Y वैल्यू. चलो सॉल्व करने की कोशिश करो. चालू करें. I use the formula I is equal to 4 I naught cos square delta 5 by 2 और वो मुझे दिया है I is equal to I naught. तो I naught से I naught gone, तो cos square delta 5 by 2 is 1 by 4. तो cos delta 5 by 2 is plus minus 1 by 2. मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ ना, तो मैं एक ही डायरेक्शन पकड़ता हूँ फेस का. फेस सिर्फ इंक्रीज होगा. तो सबसे पहले हाफ कहाँ पे आएगा? 60 डिग्री पे. उसके बाद कौन आ रहा है? माइनस हाफ. और ये कौन से वैल्यू पे आ रहा है? 120 डिग्री पे. ठीक है. कॉस का वैल्यू हम लोग, मैंने क्या बताया कि सिंस आई एम गोइंग ओनली इन द वन डायरेक्शन में ही जा रहा हूं, आई विल टेक फेज एज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग. ठीक है. तो इंक्रीज करते टाइम 60 और 120. तो डेल्टा 5 by 2 is 60, डेल्टा 5 by 2 is 120. 120 को क्या लिखूंगा? 5 by 2 plus 5 by 6. That is 4 pi by 6. Am I correct? 2 pi by 3. चलो, इसका मतलब डेल्टा 5 कितना हो जाएगा? 2 pi by 3. और यहाँ पे डेल्टा 5 कितना हो जाएगा? 4 pi by 3. तो अब पार्ट डिफरेंस निकालते हैं. पार्ट डिफरेंस क्या होता है? लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस. तो पार्ट डिफरेंस आ गया लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 2 पाई बाय 3. यहाँ पे पार्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा? लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 4 पाई बाय 3. 2 पाई से ये 2 टाइम्स कट, 2 पाई से 2 पाई कट. तो पार्ट डिफरेंस आ गया लैम्डा बाय 3. पार्ट डिफरेंस आ गया 2 लैम्डा बाय 3. देखो हमने क्या किया, हमने पहले इंटेंसिटी से फेज डिफरेंस निकाला. ये मेरा स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस निकालते हैं. तो देखो फेज डिफरेंस से मैंने पाथ डिफरेंस निकाला. ठीक है. स्टेप नंबर 3 इसका y वैल्यू निकालो. पाथ डिफरेंस पता है ना क्या होता है? dy by d is equals to lambda by 3. y is equals to d lambda by 3d. यहाँ पे dy by d is equals to 2 lambda by 3. तो y is equals to 2d lambda by 3d. आया समझ में? Trigonometry was just a tool to find out the values at which values of angle at which the given value is plus half or minus half. Note it down. फिर इसी का एक एक्सटेंशन पढ़ते हैं हम. इसी सवाल को
अगर मुझे गंदा बना के पूछना है, पता है मैं क्या पूछता हूँ? फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट टू पोजिशंस having intensity as I naught. सॉरी, देखो कितना आसान है। आपने ये y1 निकाला ना, इट्स फर्स्ट प्लेस जहां पे वो आपका इंटेंसिटी कितना आएगा, I naught, और ये सेकंड प्लेस। दैट मीन्स आई ऑलरेडी फाउंड आउट y1 एंड y2। मुझे सिर्फ इतना पूछा है इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस पूछा है, डेल्टा y। तो डेल्टा y कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, दैट इज 2d लैम्डा बाय 3d माइनस d लैम्डा बाय 3d। बोला आंसर कितना आ जाएगा, 1/3 d लैम्डा बाय d। having 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 I equal to I naught। यार एक्चुअली क्या था ना, मैं बनना चाहता था डॉक्टर, है ना, तो डॉक्टर के कुछ लक्षण तो आ गए हमारे में, बन गए हम इंजीनियर, तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग में क्या है, मिक्सिंग हो जाता है। देखते हैं, पैटर्न कुछ ऐसा था, ये पैटर्न कुछ ऐसा था, ये मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 4 I naught, ठीक है। तो अपने को चाहिए क्या, 1/4 उसका, ये मेरा I naught का पार्ट है, ठीक है। ये मेरा I naught का पार्ट है। अब देखो, ये सबसे पहला वाला पॉइंट, ये सबसे वाला पॉइंट y1 हमने निकाला और दूसरा वाला पॉइंट y2 निकाला। इन दोनों के बीच आपने डेल्टा y निकाल लिया, ठीक है। विद माय कॉमन सेंस ये नीचे की तरफ y1 आएगा और ये नीचे की तरफ y2 आएगा। इन दोनों के बीच भी डेल्टा y सेम ही होगा, बिकॉज इट इज सिमेट्रिक, ऊपर और नीचे सिमेट्रिक है। बट y2 और y3 के जो डिस्टेंस कुछ और आएगा जी, ये डेल्टा y is not equal to delta y1। Similarly, ये जो मेरा y3 ऊपर था, मेरा y3 डैश नीचे है, ये मेरा डेल्टा y is not equal to delta y1, ठीक है। तो ऐसे केस में हमको थर्ड वैल्यू पे निकालनी पड़ सकती है टू फाइंड द थर्ड पोजीशन। ये मेरा पोजीशन 1 था, ये मेरा पोजीशन 2 था, ये मेरा होगा पोजीशन नंबर 3। तो उसके लिए मुझे थर्ड वैल्यू कैसे निकालना पड़ेगा, कॉस का ग्राफ पकड़ो और थर्ड वैल्यू बताओ। थर्ड वैल्यू होगी यहाँ पे, दिस विल बी माय थर्ड वैल्यू, एंड थर्ड वैल्यू विल बी 150 डिग्री। 150 कितना होता है, पाई माइनस पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6। तो यहाँ पे थर्ड वैल्यू निकालने के लिए व्हाट विल आई डू, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6। तो पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 5 पाई बाय 6, ये हो जाएगा 5 लैम्डा बाय 12। तो y पोजीशन निकाली जाएगी, dy बाय d पार्ट डिफरेंस इज 5 लैम्डा बाय 12। तो y कितना आ जाएगा, 5 लैम्डा d बाय 12d, ठीक है। ये मेरा थर्ड पोजीशन होगा। तो जब मैं ये निकालना चाहूंगा क्या, डेल्टा y इज y3 माइनस y2।
y3 कितना आ जाएगा 5 लैम्डा डी बाई 12d माइनस y2 अपना कितना था देखो 2 लैम्डा डी बाई 3d 2 लैम्डा डी बाई 3d एलसीएम कितना हो गया 12 तो उसको 4 से मल्टीप्लाई किया 8 पाई बाय 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6 ये आएगा 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6 कितना आएगा ये 9 9 माइनस 1 8 पाई बाय 6 यानी 4 पाई बाय 3 ठीक है तो 4 पाई बाय 3 के हिस्सा है ना लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 4 पाई बाय 3 एक मिनट फिर कुछ गड़बड़ किया कि हमने 4 पाई बाय 3 पहले से आ रहा था देखो वैसे इसमें डेल्टा 5 बाई 2 इज 4 पाई बाय 3 तो डेल्टा 5 कितना आ जाएगा 8 पाई बाय 3 पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 8 पाई बाय 3 दैट इज 4 lambda by 3 now dy by d is equals to 4 lambda by 3 y is equals to 4d lambda by 3d ये y 3 आ जाएगा so delta y is y3 minus y2 4 by 3 d lambda by d minus 2 by 3 d lambda by d क्या आ जाएगा 2d lambda by d delta y तो आप देख सकते हो ये जो डेल्टा वाई 1 है सॉरी डेल्टा वाई ये पहले वाले का डबल है ये कितना है 1/3 और ये कितना है 2/3 तो इनफैक्ट ये डेल्टा वाई जो है वो ट्वाइस डेल्टा वाई 1 है ठीक है ये सिर्फ थोड़ा एक्सटेंशन था ये इतने कॉम्प्लिकेटेड सवाल आते नहीं है बस आपको पता होना चाहिए कि जब इंटेंसिटी दिया हुआ है आपको फेज डिफरेंस निकालना है फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस और पाथ डिफरेंस से वाई पोजीशन ठीक है चलो इसको नोट डाउन कर लो एक बार फिर अब वापस विल गो बैक टू आवर सिंपलर क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल नीट का क्वेश्चन करते हैं फाइंड रेशियो ऑफ I max to I min if S1 has an intensity of I naught and S2 has an intensity of 2I naught. Solve करो. Which formula I'm going to apply? Common intensity या different intensity वाला formula? Which formula? 1 या 2? सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं चलो सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या बोलता है आई मैक्स इज रूट आई 1 प्लस रूट आई 2 का होल स्क्वायर एंड आई मिनिमम इज रूट आई 1 माइनस रूट आई 2 का होल स्क्वायर आपको निकालना है रेशियो ठीक है रेशियो आ जाएगा आई मैक्स अपॉन आई मिन is equals to root I naught plus root 2 I naught whole square upon root I naught minus root 2 I naught का whole square. This comes out to be 1 plus root 2 upon 1 minus root 2 का whole square and that is your answer. बहुत सिंपल क्वेश्चन इंटेंसिटी के अंदर एक क्वांटिटी होती है एवरेज इंटेंसिटी ठीक है एवरेज इंटेंसिटी is defined as maximum intensity minus minimum intensity divided by 2
ठीक है, इसका कहीं खास यूज होता नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि एवरेज इंटेंसिटी मतलब डार्क और ब्राइट को सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड बाय 2 करो, वो एवरेज इंटेंसिटी हो गई आपकी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था, ये आई थिंक कुछ टाइम पहले नीट वगैरह में कुछ आया था। ठीक है, बिकॉज एक डल होता है, एक ब्राइट होता है, तो डिफरेंस जो है वो एक यूनिफॉर्म एवरेज होता है। सो देयर इज 3% वेरिएशन in intensity for maximum and average. Find I1 upon I2. ये क्वेश्चन था। There is 3% variation in intensity for maximum and average. इसका मतलब ये है कि ये अगर एवरेज इंटेंसिटी है तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 3% मोर, और मिनिमम कितना हो जाएगा, 3% लेस। ठीक है, तो आपको निकालना था I1 अपॉन I2। ना तो आपको I1 पता है ना I2 पता है, आपको बस एवरेज से वेरिएशन दे दिया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, लेट एवरेज इंटेंसिटी इज 100, तो आप बताओ मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 3% हायर, और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 3% लेसर। ठीक है, इट्स लाइक ये मेरा एवरेज इंटेंसिटी है, आई एवरेज, और से थोड़ा सा ही वेरी कर रहा है मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी। प्लीज नोट, जरूरी नहीं है मिनिमम इंटेंसिटी हमेशा जीरो हो। मिनिमम इंटेंसिटी जीरो होती है ओनली व्हेन the amplitude or the intensity of both the source is identical, जो कि हम YDSE में पढ़ रहे हैं, बट जरूरी नहीं है कि हर जगह YDSE होगा। ठीक है, तो आपने आई मैक्स अपॉन आई में निकाल दिया। आई मैक्स क्या होता है, रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर इज 103/97। ठीक है, do we know that root I1 is proportional to A because I was proportional to A square? तो यह जाएगा A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर इज 103/97। अब आपको क्या चाहिए, I1 अपॉन I2, इट इज एज गुड एज A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, आपको ये चाहिए। ठीक है, तो चलो आप A2 कॉमन ले लो, A1 बाई A2 प्लस 1 अपॉन A1 बाई A2 minus 1 whole square is 103/97। यहां से आप सॉल्व करके A1 by A2 निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, इसी चीज को आप लिखोगे A1 by A2 प्लस 1 अपॉन A1 by A2 माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको हम कांस्टेंट मान लेते, लेट्स से K स्क्वायर, तो ये बन जाएगा K। अब इनको कंपोनेंट और डिविडेंड आपने पढ़ा होगा बचपन में, बस वही फॉर्मेट लगा दो, तो A1 अपॉन A2 कितना आ जाएगा, K प्लस 1 अपॉन K माइनस 1। तो I1 अपॉन I2 कितना हो जाएगा, A1 अपॉन A2 का स्क्वायर, यानी कि K प्लस 1 अपॉन K माइनस 1 का स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। थोड़ा सा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड ज्यादा था उसमें बजाय कि आपका फिजिक्स का एप्टीट्यूड। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल पाथ, ये चीज थोड़ा सा एक अच्छा वेरिएशन है ऑफ IDSE, ऑप्टिकल पाथ। मुझे एक बात बताओ, when a ray of light enter from one medium to other medium, ठीक है, आपने बोला कि सर ये बेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो what are the parameters that are going to change in the light? Velocity,
lambda or frequency, which of the parameter will change? Velocity and याद करो lambda. लास्ट चैप्टर पढ़ा था हमने. हाँ, तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी? v by mu, और लैम्डा भी क्या बन जाता है? लैम्डा बाय म्यू. ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में, सॉरी. ठीक है. एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम. अब देखो, मान लेते हैं एक छोटे से टी टाइम में एक वेव है जो इस मीडियम में एक कंप्लीट वेव कंप्लीट हो गया. So this lambda is nothing but lambda dash, which is lambda by mu, given that this medium has a refractive index of mu. यही एक वेव कंप्लीट करने के लिए अगर वो एयर में होता तो शायद इतना बड़ा डिस्टेंस लेता, which is nothing but our lambda. ये आया समझ में? Lambda gets reduced in the medium. तो अभी इसी चीज को मैं एक्सटेंड करके ये पूछना चाहूँ कि मान लेते हैं मैंने यहाँ पे x डिस्टेंस चला, तो एयर में तो ज्यादा ही चलूंगा. ये एयर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? म्यू टाइम्स x. गॉट इट? द एजेंडा दैट वी आर ट्राइंग टू अचीव इज, जो यहाँ पे फेज डिफरेंस अचीव किया 2 पाई, सेम फेज डिफरेंस अचीव किया यहाँ पे भी 2 पाई. तो जो यहाँ पे फेज डिफरेंस होगा डेल्टा फाई, सेम फेज डिफरेंस यहाँ भी होगा डेल्टा फाई, बट पाथ अलग अलग हो जाएगा. लेंथ ऑफ द पाथ विल बी डिफरेंट. ठीक है. तो किसी भी मीडियम में if my ray is traveling x distance, तो सेम फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करने के लिए मुझे एयर में म्यू एक्स डिस्टेंस चलाना पड़ेगा. ये आया समझ में? This path is called optical path. In simple language, optical path is a distance traveled by a wave in vacuum to produce the same phase difference as it is producing in a given medium. ठीक है. तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं. Distance traveled in vacuum to produce same phase difference as it is producing in a given medium. ठीक है. So after understanding this, we'll have a first variation of YDSE, that is YDSE immersed in a liquid. चलो पहले पुराना वाला नोट डाउन कर लो, ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस वाला. The situation that we have is the complete YDSE is immersed in water. ठीक है. तो वही सिचुएशन, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा. ठीक है. Now what thing is changed? पाथ डिफरेंस तो हमेशा ज्योमेट्रिकल होता है ना? ज्योमेट्रिकल क्योंकि हमने d sin थीटा लिया था जिसको अप्रोक्सीमेट करके dy by d किया था. सो पाथ डिफरेंस चूंकि ज्योमेट्रिकल होता है, इट रिमेन्स सेम, बट व्हाट चेंजेस इज द कंडीशंस. मैक्सिमा का कंडीशन क्या था? n लैम्डा. मिनिमा का कंडीशन क्या है? n माइनस हाफ लैम्डा. बट दिस वाज द कंडीशन इन वैक्यूम, वैक्यूम या एयर. तो आप बताओ यहाँ पे कंडीशन कैसे चेंज हो जाएगी? लैम्डा की बजाय क्या आ जाएगा? लैम्डा बाय म्यू. बस इतना सा चेंज हो जाएगा. गॉट इट? So if the whole YDSE setup is immersed in a liquid
of a refractive index mu, then the only thing that changes is the conditions of maxima and minima because the lambda has been changed. But the path difference remains same because the path difference is the geometrical path difference. आप देखो दोनों की दोनों रेस पूरा वाटर में ही ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो इस पे कुछ ज्यादा सवाल बनते नहीं है, बट आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वेरिएशन ऑफ YDSE, YDSE having one slit covered with a thin film, एक बहुत पतली सी पन्नी, पन्नी मतलब वो सिंपल नॉर्मल पॉलीथीन भी ले सकते हो बट बहुत छोटा सा, बहुत पतला, ठीक है, लाइक अ गोल्ड फॉइल, इतना पतला। चलो लेट्स डू दैट वेरिएशन। ठीक है, what did I do is I have introduced a very thin mica sheet or a polythene sheet जिसका thickness है T और refractive index है mu. Now if I take any point, let's say a distance y from CBF, or I would rather say from the center of the slit, ये देखो ये ऐसे ट्रैवल करेगी, do you realize this part? इस T थिकनेस में क्या हो रहा है, वेव ऐसे चली होगी और यहीं अगर वेव एयर में चली होती तो शायद इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती, यहाँ पे T डिस्टेंस ट्रैवल करी है, यहाँ पे म्यू T डिस्टेंस ट्रैवल करती, ठीक है। नाउ सिंस कंप्लीट सेटअप इज इन एयर, आप जो पार्ट डिफरेंस निकालोगे वो एयर के लिए निकालोगे, ठीक है। अब एयर में पार्ट डिफरेंस किसकी वजह से होगा, इस पर देयर आर टू टाइप ऑफ पार्ट डिफरेंस, वन इज ज्योमेट्रिकल एंड वन इज ऑप्टिकल पार्ट। दिस इज न्यूली इंट्रोड्यूस्ड पार्ट डिफरेंस। ये किसकी वजह से आया, इसकी वजह से, इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से एक पार्ट डिफरेंस आया। नाउ व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस हियर, आप ज्योमेट्रिकली देखोगे इसने T थिकनेस ट्रेवल किया, बट ऑप्टिकली देखोगे इसने म्यू T ट्रेवल किया। तो आप बताओ पार्ट डिफरेंस कितना इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ पे, म्यू T एक्चुअली ट्रेवल किया उसने, लेकिन जब आप ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट करोगे तो आप सिर्फ T कैलकुलेट करोगे, तो एक पार्ट डिफरेंस आ गया म्यू माइनस 1 टाइम्स T। दिस इज एडिशनल ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ठीक है। So the part difference is d sin theta plus mu minus 1 times t. ये आपका एक्चुअल पार्ट डिफरेंस आ गया। Now assuming that theta is small, आप वापस से लिख सकते हैं डेल्टा p is dy by d plus mu minus 1 times t. This is the path difference when there is a thin film introduced in front of a slit. Please note it down. ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, if I use the same setup, ये मेरा क्या था, ओरिजिनली CBF था। CBF का मतलब क्या था, पार्ट डिफरेंस इज 0। My question now to all of you is, if I introduce a slit, ये मेरा S1, ये मेरा S2,
क्या अभी भी the path difference at the point O, that is S1O minus S2O, is it 0? No, What do sir. you think? क्या अभी भी path difference 0 होगा? Sir, does the point O shift Hmm? to adjust? मेरा सवाल है at geometric point O is geometric point, it's a isosceles triangle का geometric center. क्या यहाँ पे path difference 0 होगा? नहीं सर. नहीं होगा. नहीं होगा पक्का? बिकॉज जब S1 O तक जाता है ना, तो उसमें पार्ट डिफरेंस जब हम निकालें दो टाइप का होगा. एक होगा पार्ट डिफरेंस ज्योमेट्रिकल प्लस पार्ट डिफरेंस ऑप्टिकल. ज्योमेट्रिक पार्ट डिफरेंस S1O इक्वल टू S2O, यानी कि इनको माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा. बट ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस S1O के अंदर एक एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो गया म्यू माइनस 1 टाइम्स टी. ठीक है, तो नेट पार्ट डिफरेंस at O is mu minus 1 times t. It shows that the CBF is shifted and it's no more at geometric center of screen. ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि यार चलो CBF शिफ्ट हो गया, विच डायरेक्शन डिड इट शिफ्ट? क्या ये ऊपर शिफ्ट हुआ या ये नीचे शिफ्ट हुआ? बताओ. ऊपर. ऊपर. अब देखो, आई नो दैट S1 is traveling more. मैं कहीं भी जाता हूँ, चलो यहाँ भी अगर जाऊँ ना, तो ऑप्टिकली S1 के लिए एक एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो गया, यानी S1 इज ट्रेवलिंग मोर. तो पार्ट डिफरेंस 0 करने के लिए मुझे ज्योमेट्रिकली S2 वाली वेव को ज्यादा चलाना पड़ेगा. आया समझ में? आई रिपीट, जैसे ही मैं एक फिल्म इंट्रोड्यूस करता हूं, S1 इज ट्रेवलिंग मोर इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल पाथ, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए S2 को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा ज्योमेट्रिक पाथ के अंदर. तो एज अ रिजल्ट इन दिस सिचुएशन, जब आप ऊपर जाओगे, S1 की वेव कम ट्रेवल करेगी, S2 की वेव ज्यादा ट्रेवल करेगी. ठीक है, S2 की वेव ज्यादा ट्रेवल कर रही है, दैट एक्स्ट्रा इज कॉम्पनसेटेड बाय दिस ऑप्टिकल पाथ. इसीलिए CBF शिफ्ट अपवर्ड्स. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो therefore CBF shift towards the slit where the film is introduced. Film is introduced. जहां पे वो थिन फिल्म इंट्रोड्यूस किया उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है. ठीक है, and therefore it shift towards S1. ये आया समझ में? नोट डाउन कर लो इसको. अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. हाउ मेनी फ्रिंजेस क्रॉस्ड? जब CBF ऊपर गया तो कितने फ्रिंजेस को करके गया, वो आपको निकालना है. The question is number of fringes crossed. दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है how many fringes shifted. दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, ये CBF वहां पे आएगा जहां पे ऑप्टिक टोटल पार्ट डिफरेंस इज 0. इसका मतलब ज्योमेट्रिक पार्ट डिफरेंस प्लस ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 0. ज्योमेट्रिक पार्ट डिफरेंस कितना है? dy by d. और ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस कितना है? mu minus 1 times t. तो मेरा y डिस्टेंस आ गया टाइम्स t into d by d. यानी मेरा जो CBF था वो स्क्रीन से इतना y डिस्टेंस ऊपर चल गया. तो अब क्या करेंगे? I have to find the number of fringes that are shifted. वही अपना तरीका, y by fringe width.
तो म्यू माइनस 1 टाइम्स टी इंटू डी बाई डी इंटू फ्रिंज विड्थ क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी बाय डी। तो ये कैंसिलेशन होना चालू हो गए। सो द नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड is equal to mu minus 1 times t upon lambda. ठीक है? So this is how you find the number of fringes that are shifted. चलो एक क्वेश्चन करते हैं। Can we solve this question now? आ गया, find number of fringes shifted. बहुत इजी है, सीधा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो। n is equals to 1.5 minus 1 into t is 10 raised to power minus 6 upon lambda is 2 into 10 raised to minus 7. 0.5 into upon 2 into 10. 2.5 fringes are shifted. अब जैसे ये 2 पॉइंट आ गया, मुझे एक सवाल दिमाग में चमका, what will be intensity at point O? Answer 4 I naught, 2 I naught, I naught, 0. बताओ what will be intensity at point O? Point O क्या है? Geometric center of screen. 0. Geometric center of screen. कितना आंसर आएगा? 0. 0. What about the others? याद करो, हमने n निकाला था, n1 पे मैक्सिमा, n2 पे मैक्सिमा, n1.5 पे मिनिमा। तो जब 2.5 फ्रिंजेस शिफ्ट हो गई, तो अब उस लोकेशन पे मैक्सिमा बैठ गया या मिनिमा बैठ गया? ये आपका ओरिजिनल मैक्सिमा, ये 1, ये 2 और 2.5 शिफ्ट हो गया, तो आपका CBF यहाँ पे आ गया। तो CBF से नीचे 2.5 पे, यानी कि इसके नीचे जो था 1, 2, 3, तो इसके नीचे जो 2.5 वाला था ना, वो अब यहाँ पे आ चुका है। तो अब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज नथिंग बट अ मिनिमा। मैंने आज जो आपको करवाया था n वाले केसेस करवाए थे ना, n = 2.5, n = 2.3, 5.8, बस वैसे ही उसी लॉजिक से आपको समझना है। n = 2.5 यानी 2.5 फ्रिंजेस शिफ्ट हो गए। तो तुम खुद सोचो, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से जब एक फ्रिंज ऊपर गया होगा, तो ज्योमेट्रिक सेंटर पे नीचे वाला फर्स्ट फ्रिंज आ गया था। जब 2 फ्रिंज ऊपर गया, तो नीचे सेकंड नीचे वाला फ्रिंज वहां पे आ गया। लेकिन जब 2.5 जा रहा है, तो 2.5 के नीचे की तरफ कौन था पहले? मिनिमा। अब वो मिनिमा सेंट्रल लोकेशन पे आ गया। आया समझ में? हाँ सर। बस वही, बस एक नोट बना के लिख दो, white light is used to find CBF in such situations. To find refractive index of film. If I have a thin film with an unknown refractive index, तो मैं कैसे निकालूंगा कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किधर है? कुछ नहीं, सिंपल, आप व्हाइट लाइट करो, आपको CBF मिल जाएगा, और जैसे ही CBF मिलेगा आपको n मिल जाएगा, n मिलते ही आपको म्यू मिल जाएगा। ठीक है? तो अक्सर व्हाइट लाइट को यूज किया जाता है एक्सपेरिमेंटली टू फाइंड द CBF एंड हेंस फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फिल्म। तो गाइस, अभी आज के दिन हमने थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड चीजें करी थी। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला, ट्रिग्नोमेट्रिक में आप ज्यादा ध्यान से देखो तो वो सिर्फ एक टूल था। द इम्पोर्टेंट पार्ट वाज
पहले इंटेंसिटी से फेज डिफरेंस निकाला जाएगा, फेज डिफरेंस से पार्ट डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस से y वैल्यू। द सेकेंड इंटरेस्टिंग थिंग, इट इज नॉट डिफिकल्ट बट लॉजिकल चीज थी, ऑप्टिकल पाथ। मैं चाहूंगा आप लोग ऑप्टिकल पाथ एक बार फिर समझ लो।